हेलो, गुड इवनिंग दोस्तों। चलिए आज हम पढ़ने जा रहे हैं शब्द विचार। एक नई वीडियो के साथ मैं आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुई हूँ और आज मैंने एक नया टॉपिक चुना है और वह है शब्द विचार। शब्द विचार को हम परिभाषा के रूप में पहले ही पढ़ चुके हैं। आज हम इसके वर्गीकरण पे जो है बात करेंगे, लेकिन वर्गीकरण पे बात करने से पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं शब्द और पद के विषय में, क्योंकि इनका वर्गीकरण करने से पहले हमें इनका थोड़ा सा एक बेसिक चीज़ें हमें इसके बारे में पता होनी चाहिए। तो चलिए शुरुआत करेंगे हम। मैं एक दूसरी उसमें बता देती हूँ आपको कि शब्द और पद, यहीं पे लिख देती हूँ। शब्द की बात थोड़ी सी कर लेते हैं। परिभाषा में तो हमने जान चुके हैं। शब्द हमने जाना कि वर्णों के सार्थक समूह को हम शब्द कहेंगे और प्रत्येक स्वतंत्र सार्थक वर्ण समूह या वर्णों का समूह शब्द कहलाता है। परंतु जब उसका प्रयोग हम किसी वाक्य में करते हैं तो तब वह स्वतंत्र नहीं रहता। यानी कि हम कह सकते हैं कि जब हम किसी शब्द का प्रयोग किसी वाक्य में कर लेते हैं तो वो व्याकरणिक दृष्टि से व्याकरण के नियमों में बंध जाता है, तो वो स्वतंत्र नहीं होता। अब व्याकरणिक नियमों में कैसे? जैसे कि लिंग, वचन, कारक, काल आदि, इसमें वो बन जाता है और वहाँ वाक्य में प्रयोग होने पर उसका रूप भी क्या हो जाता है? बदल जाता है। ठीक है, तो ये हमारी शब्द पर बात हुई, सभी जानते हैं। उसका रूप बदल जाता है और वो शब्द न रह करके किस में बदल जाता है? पद में बदल जाता है। मैंने ये लिख दिया है पद। इसके थोड़ा सा इस पे हमें काम करने की ज़रूरत थी, इसीलिए मैंने इसे भी थोड़ा सा डिफाइन कर दिया। शब्द स्वतंत्र होते हैं और ये वाक्य में, अब मैं इसको एक ब्रैकेट में लिख देती हूँ कि शब्द स्वतंत्र होते हैं, लेकिन जब वो वाक्य में प्रयोग हो जाते हैं तो वही शब्द क्या कहलाता है? पद। तो हम पद के सामने वाक्य लिख देते हैं। वाक्य में प्रयोग, अब देखिएगा बात समझिए, मैंने पद के सामने ये लिखा है, जबकि सेंटेंस पूरा यहीं पे है। आप समझ सकते हैं कि वाक्य में प्रयोग होने पर वही शब्द, जो हमने स्वतंत्र शब्द की बात करी है, वही शब्द पद कहलाता है। शब्द जो है पद बन जाता है, पद बन जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आज हमारी ये बात क्लियर हुई, शब्द और पद। कई बार पद कहते हैं कि भाई पद क्या है? इस वाक्य के पद को, इस पद को छांटिए और इसमें कौन सा लिंग है, वचन है, कारक है। तो यहाँ पे जब हम इसकी बात करेंगे तो इसे स्पष्ट रूप से पढ़ेंगे, अलग से वो बात एक अलग होगी। लेकिन मैंने यहाँ ये समझाना चाहा कि शब्द क्या है और पद क्या है, इसके बाद ही हम शब्दों का वर्गीकरण जानेंगे। अब हम जान लेते हैं कि शब्दों का वर्गीकरण। अब देखिएगा, मैंने पहले ही लिखा हुआ था कि वर्गीकरण में हमने कुछ किताबें अलग अलग लिखती हैं, लेकिन मैंने एक किताब ली है जिसमें शब्दों को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। यानी कि जो शब्दों का वर्गीकरण है वो 4 भागों में किया गया है। नंबर 1 है उत्पत्ति के अथवा स्रोत के आधार पर, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर, प्रयोग के आधार पर। ये 4 हमारा क्या है? शब्दों का वर्गीकरण है, जो 4 भागों में किया गया है। अब हम इसको अलग अलग जानेंगे कि ये क्या है।
दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि इस पार्ट को आप बहुत अच्छे से और ध्यान से, ये आने वाली हर एक परीक्षाओं में कई बार प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का कितने प्रकार के हैं। शब्दों का वर्गीकरण करें तो वो उत्पत्ति के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, रचना के आधार पर कौन कौन से हैं, अर्थ के आधार पर कौन कौन से हैं, प्रयोग के आधार पर कौन कौन से हैं। ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप बहुत ही ध्यानपूर्वक इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। चलिए हम इसका एक एक करके जानेंगे कि इसका वर्गीकरण हम कैसे कर सकते हैं। पहली बात करते हैं उत्पत्ति के आधार पर। पहला है थी हेडिंग हमारी उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर वर्गीकरण। अब देखिएगा इसमें कौन कौन से आएंगे, पहले इस पे चर्चा कर लेते हैं और फिर बाकी जो 3 हैं उन पर बात करेंगे। तो उत्पत्ति के आधार पर हम मान सकते हैं कि कोई भी शब्द किसी भी भाषा में हो या किसी भी भाषा में कहा या कहाँ से आया है, किसी भी भाषा का अथवा उसका स्रोत, इस आधार पर किया जा सकता है। जो भी हमने अभी हेडिंग देखी उत्पत्ति के आधार पर, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, ये शब्द कहाँ से आया, और इस आधार पर हिंदी भाषा में प्रयुक्त शब्दों को हम, वैसे तो अलग अलग किताबें कहती हैं, ठीक है दोस्तों। तो उत्पत्ति के आधार पे हम पढ़ रहे हैं। उत्पत्ति के आधार पर कई हो सकते हैं, कुछ 4 कहते हैं, कुछ किताबें 5 कहती हैं, लेकिन मैं उत्पत्ति के आधार पर आपको 5 भेद इसके बताने जा रही हूँ। का, खा, गा, घा और अड़ा। हम इन्हें 5 रूपों में इसको पढ़ेंगे कि उत्पत्ति के आधार पर हमारे कितने वर्ग हैं। तो 5 आधारों पर इसका हमने वर्गीकरण हम पढ़ने जा रहे हैं। पहला कौन सा है देखिएगा, पहला है तत्सम शब्द। पहला कौन सा है? तत्सम शब्द। दूसरा है तद्भव शब्द। ये तत्सम तद्भव बड़े परेशान करते हैं, तत्सम और ये तद्भव शब्द। और तीसरा है देशज, जो देसी भाषा कहते हैं, देशज शब्द। और चौथा है विदेशी शब्द, विदेशी। यानी कि जिन शब्दों का बाहर से वो हमारे आए हैं, विदेशी यानी कि जो बाहर के हैं। और अंत में है हमारा संकर शब्द। अब इनको देखिएगा, संकर शब्द, इन पे बात कर लेते हैं हम। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर बहुत आते हैं हर एक परीक्षा में, जिसमें भी बैठेंगे ये देखने को मिलते हैं। 4 दे देते हैं और कहते हैं छांटिए इसमें तत्सम कौन सा है, छांटिए तद्भव कौन सा है, इसका ये कौन सी भाषा का शब्द है, ये देसी विदेशी। ये बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज करने वाले शब्द हैं। तो हम बात कर लेते हैं पहले तत्सम की। तत्सम में हम जानेंगे कि तत्सम संस्कृत के जितने भी शब्द आएंगे वो तत्सम में आएंगे। जैसे बात करते हैं हम नयन। नयन शब्द हमारा क्या है?
तत्सम है। और क्या हो सकता है? नेत्र हो सकता है, नेत्र हो सकता है। और मुख हो सकता है, मुख, मुख। और क्या हो सकता है? अनेक शब्द ऐसे हो सकते हैं जो संस्कृत के हैं। हमारा यहाँ सिर्फ समझने का तात्पर्य यही है कि हमें इसकी सिर्फ पहचान करनी है। नयन, नेत्र, मुख और चंद्र। चंद्र देखिएगा, चंद्र, चंद्र हो सकता है। इस तरह के अनेक शब्द हो सकते हैं। दूसरा था हमारा तद्भव। अब तद्भव क्या है? इन्हीं का जो हम, अगर मैं कहूँ कि इसी नयन का अगर मैं तद्भव बताऊँ तो नयन का तद्भव आँख होगा। नयन मीन्स हमारी आँखें होती हैं और तद्भव रूप इसका आँख होगा। आँख, ये हमारा तद्भव रूप है। ठीक है। मुख का हमारा मुंह होगा, मुंह। और चंद्र का हमारा चांद होगा, चांद होगा। चंद्र बिंदु आ गया इसमें। तो ये हमारे तत्सम और तद्भव हैं। ये बहुत ही आसान है जानना कि तत्सम और तद्भव जो है, हमेशा एक ही इसकी तरीका है कि जितने भी हमारे संस्कृत के शब्द होंगे, इसे याद करने की सबसे अच्छा एक आप ट्रिक मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन हमें कुछ चीज़ें पढ़ने के लिए कुछ अलग अलग शब्दों को हमें अलग अलग डिवाइड करना होता है। किसी को कोई ट्रिक बना के, गाना बना के, कोई लाइन बना के, कुछ शुरू की, कुछ ऐसी ऐसी ट्रिक लोगों ने बनाई हुई हैं। मैं यूट्यूब पे भी देखती रहती हूँ, तो बड़ी अच्छी अच्छी ट्रिक बनाई हुई हैं और उनसे ईज़िली तरीके से याद हो जाता है। उन लोगों का तरीका सिर्फ यही है कि आप लोगों के अच्छे से समझ में आ जाए। और मैं भी आपको यही समझाऊंगी कि तत्सम और तद्भव का हम अगर हमें छांटने हैं तो सीधे हम ये देख सकते हैं कि जो नयन है, नेत्र है, मुख है, चंद्र है, इन्हीं का ही हमारा, मुख का मैंने मुंह कहा, चंद्र का मैंने चांद कहा, नयन का मैंने आँख कहा। ठीक है। तो ये हमारे जो शब्द हैं तत्सम और तद्भव, एक साथ इसलिए पढ़ा, इन्हें एक साथ पढ़ने में ज़्यादा मतलब आसानी होती है और एक साथ ही इन्हें वैसे पढ़ना चाहिए। हमें समझने के लिए हमारे लिए बहुत सुविधाजनक होते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज हमने यहाँ तक पढ़ लिया है। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसीलिए इसको आज हम यहीं पे रोक देते हैं और कल शुरुआत करेंगे हम देशज शब्द, विदेशी शब्द और संकर शब्द। ये हमारा इन पे बात रहेगी। ठीक है दोस्तों, तो थैंक यू एंड गुड नाइट। पढ़ते रहें, खुश रहें और मस्त रहें।